हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित देवराज चौहान सीरीज का नॉवेल जिन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग। रतन चंद व बंसीलाल बेड और दीवार के बीच दुबके पड़े थे। सब बातें सुन रहे थे। नशा उनका कुछ कम अवश्य हो गया था, परंतु अभी भी वे ठीक ठाक नशे में थे। बंसीलाल ने सिर उठाकर उन्हें देखने की कोशिश की तो रतन चंद ने तुरंत चकोटी काटी। साले मरवाएगा क्या? रतन चंद फुसफुसाकर बोला। मुंडी नीचे रख। बंसीलाल ने मुंडी नीचे ही रखी। तभी दरवाज़ा खुला और बाली ने एक अन्य व्यक्ति के साथ भीतर प्रवेश किया। हाथ में कुछ कागज़ थाम रखे थे। बाली मुस्कुराता हुआ पास पहुंचा। आपके सब पेपर्स तैयार हैं। हमने अपनी कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली थी। इंश्योरेंस के पेपर भी आ गए। बाली बोला। मिस्टर कुबेर, आपने 15 करोड़ की इंश्योरेंस करने को कहा था अपने सामान की। हाँ, मेरा सामान इससे भी ज़्यादा कीमती है। इंश्योरेंस वालों को भी 3 लाख रुपया दिया है। सिर्फ 1 महीने की तो बात है। उसके बाद हम अपना सामान ले जाएंगे। शायद 20 दिन में ही ले जाएं। ये आपके पेपर्स। अपना सामान हमें दीजिए ताकि हम उसे सुरक्षित स्टॉक में रख दें। कुबेर सिंह ने बाली से पेपर्स लेकर देखे, उन्हें अच्छी तरह चेक किया। तभी बाली अपने साथ आए व्यक्ति से बोला, तुम जाओ और देखो कैसा वो अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं। यस सर, कहने के साथ ही वो पलटा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। कुबेर सिंह ने धनराज से कहा, इन्हें सामान दे दो। जी। धनराज ने सिर हिलाया और सेंटर टेबल पर रख मीडियम सूटकेस खोलने लगा। सूटकेस खोला। उसमें एक पैकेट नज़र आया। 6 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा। पीले रंग के मोटे कागज़ से बने उस पैकेट पर चौड़ी टेप इस तरह लिपटी थी कि टेप काटे बिना उसे खोल पाना संभव न था। साथ में काले रंग की मखमली कपड़े की थैली पड़ी थी, छोटी सी। इस पैकेट में ज़रूरी कागजात हैं, कुबेर सिंह ने कहा, जिसकी कीमत मैंने खाना पूरी के लिए 15 करोड़ लगाई है ताकि इंश्योरेंस हो सके। जब तक कीमत नहीं लगेगी इंश्योरेंस नहीं होगी। मैं समझ गया कि आपके कागजात बहुत कीमती हैं, बाली ने फ़ौरन सिर हिलाकर कहा। और ये हीरे इस थैली में। कहने के साथ ही कुबेर सिंह ने वो काली थैली उठाकर खोली और सूटकेस में ही पलट दी। मटर के दाने के आकार के 25-30 के करीब चमकते हीरे सूटकेस में पड़े नजर आने लगे। कुबेर सिंह ने नजरें उठाकर बाली को देखा। ये हीरे 8 करोड़ के हैं। मैं समझता हूँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुबेर सिंह ने कहा और धनराज को देखा। ये हीरे थैली में डालो। कुबेर सिंह ने इंश्योरेंस के पेपर और वॉल्ट में सामान रखने की रसीद अपनी जेब में डाले और सूटकेस सहित पैकेट और हीरों की थैली सेंटर टेबल पर छोड़कर वे उठे। अब आप इस सामान को सुरक्षित स्टॉक रूम में रख सकते हैं। बाली भी उठा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। मेरा ये सामान यहाँ पड़ा, इसकी आप फिक्र ना करें। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुबेर सिंह और धनराज बाली के साथ बाहर निकल गए। सूटकेस, वो कागजों का पैकेट और हीरो की थैली वहीं पड़ी रही। अगला दृश्य। परिंदा पर नहीं मार सकता, मान लिया रथ ने। बंसीलाल ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो फुसफुसाकर क्या उठा। लेकिन हम जैसे बंदे तो हाथ मार सकते हैं। 8 करोड़ के हीरे पड़े हैं। रतन जन की आवाज़ में लालच से भरी लार टपक रही थी। वही तो कह रहा हूँ, वो साला बाली जल्दी वापस आएगा उन्हें छोड़कर। निकल बाहर, उसके आने से पहले माल लेकर खिसक चलते। रतनचंद और बंसीलाल ओट से निकले उठे। दोनों के नशों से भरे चेहरों पर लालच के घोड़े दौड़ रहे थे। तुरंत वे सेंटर टेबल के पास पहुंचे। सूटकेस में मौजूद 6 इंच चौड़े और 6 इंच लंबे पैकेट को देखा। फिर रतनचंद ने काली थैली उठा ली जिसमें हीरे पड़े थे। इस पैकेट में है वो ज़रूरी कागजात। बंसीलाल ने पैकेट थामा। हमें क्या करना इन कागजातों का? ये तो बहुत काम के हैं। बंसीलाल के नशे से भरे चेहरे पर मुस्कान उभरी। क्या मतलब? बेवकूफ़, अगर हम हीरे ले गए तो ये लोग हीरों को तलाश करेंगे। अगर हम ये कागज़ ले गए तो इन लोगों को कागज़ों की पड़ जाएगी, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि कागज़ बहुत ज़रूरी है। अगर बाद में उसने हमें पकड़ लिया तो उसे कागज़ देकर चुप करा सकते हैं कि हीरे तो हम खा गए। साला अपनी ज़रूरत को मानेगा। ये बात तो तू ठीक कहता है। रतनचंद ने हीरों की थैली कंधे पर लटका रखे थैले में डाल ली। तूने हीरे लिए? हाँ। निकल चलते हैं यहाँ से। बाहर तो गड़बड़ हो जाएगी, वे देख लेंगे। वो बाली उन्हें छोड़कर अभी वापस आएगा। यहाँ सामान न देखकर शोर मचाएगा। मिनटों में यहाँ पर बहुत लोग आ जाएंगे। ये बात भी ठीक है। यहाँ से निकल चलना चाहिए। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाज़ा खोलकर बाहर जागा। बाहर दूर तक कोई न दिखा। दोनों बाहर निकले और तेजी से वापस चल पड़े जिधर से आए थे। कागजों वाला पैकेट बंसीलाल ने अभी तक हाथ में पकड़ रखा था। कुछ पलों बाद एकाएक बंसीलाल ठिठका। ये कमरा वही है जहाँ वो पांचों पहरेदार अंग्रेजी पी रहे थे। तो आ अंदर। लेकिन हमें यहाँ से आ तो। बंसीलाल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा ढकेला और भीतर प्रवेश कर गया। रतनचंद भी भीतर आया। दरवाज़ा बंद हो गया।
सामने ही टेबल पर एक बोतल में त्याई विस्की पड़ी थी। मिल गई अंग्रेजी। तू सारी नहीं पिएगा, आधी आधी। चिंता न कर, मिल बांट कर पियेंगे। दोनों के नशे से भरे चेहरे खिल उठे थे। 2 मिनट में ही दोनों ने आधी आधी विस्की पेट में उतार ली। उनके नशे से भरे चेहरों को हवा मिल गई। टूटता नशा संभल गया। वे पुनः पूरी मस्ती में आ गए। तूने पैकेट अभी तक हाथ में पकड़ा हुआ है? रतनचंद बोला। बंसीलाल ने पैकेट को औजारों वाले थैले में डाल लिया। कमरे में दीवार में फिक्स 2 अलमारियां थीं। उन्होंने अलमारियां खोलकर देखी तो भीतर 4-5 वर्दियां पड़ी थी गार्डों की। बंसी, ये तो बढ़िया हो गया। क्या? पहरेदारों वाली वर्दियां पहन लेते हैं, वे हमें पहचान नहीं पाएंगे। हम भी उन जैसे लगेंगे और चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। कहते हुए रतनचंद का नशे से भरा चेहरा खिल उठा था। तूने ठीक कहा। उन्होंने औजारों वाले बैग नीचे रखे और आनन फानन में कपड़े उतारकर अलमारी में मौजूद एक एक वर्दी पहन ली। कमीज़ पैंट पहन ली। वहाँ रखी एक एक कैप भी पहन ली। उसके बाद नीचे रखे थैले उठाकर कंधों पर लटकाए और एक दूसरे को देखा। अब तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि मैं रत्ना और तू बंसी है। ठीक बोला। बंसीलाल मुस्कुराकर अपने नशे से भरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। हम यहाँ से निकल जाएंगे। चल निकल चले। रुक। क्या? ये देख। बंसीलाल आगे बढ़ा और अलमारी के नीचे वाले खाने में से विस्की की सील बंद बोतल निकालकर उसके चेहरे के सामने की। बताइए क्या है? यह साली अंग्रेजी है। रतनचंद खुशी से कह उठा। मज़ा आ गया। आज तो साली अंग्रेजी पीछे ही नहीं छोड़ती। बंसीलाल ने बोतल खोली और मुंह से लगा ली। मेरे लिए छोड़ देना, पूरी नहीं पी सकूंगा। उसने मुंह से बोतल हटाई। 2 घूंट तू भी मार ले, बाकी रख लेते हैं। हाँ, कल पियेंगे, कहकर रतनचंद ने बोतल मुंह से लगाई। 2-3 घूंट भरे। बंसीलाल ने बोतल उससे ली और बंद करके अपने थैले में डाल ली। भाग ले अब, रतनचंद बोला। दोनों आगे बढ़े, दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर आगे बढ़ गए। नशे में उनके पांव इधर उधर पड़ रहे थे, परंतु गार्डों की वर्दी में एक निगाह उन्हें देखने पर कोई शक नहीं कर सकता था कि वे यहाँ घुसकर मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ आगे गए कि सामने के मोड़ से एक बाली आता दिखाई दिया। रत्ने। यही साला मुसीबत है, वही बाली। भाग ले, सीधा चल, जब पास आए तो सलाम मारना। जो ही बाली पास से निकला तो दोनों ने चलते चलते अपना हाथ माथे तक पहुंचा दिया। सिर पर कैप रखी होने की वजह से चेहरा छिपा छिपा सा था। बाली भी जल्दी में था। वो उनके पास से निकलता चला गया। रतनचंद और बंसीलाल भी आगे बढ़ गए। देखा? बंसीलाल लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला। सलाम में कितनी ताकत है? ताकत तो अंग्रेजी पीने से आती है, वो तो मुझे भी पता है। आगे सीढ़ियाँ आईं तो दोनों दबे पाँव सीढ़ियाँ उतरने लगे। नीचे वो पहरेदार होगा। पहले तो नहीं था, जब हम आए थे तब तो शायद ऊपर अंग्रेजी चढ़ा रहा था, अब चढ़ा के वहाँ पहुँच गया होगा। चल देख लेते हैं। दोनों सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचे। दरवाजे से बाहर निकलते ही वहाँ 2 गार्ड्स दिखे। एक कुर्सी पर बैठा था, दूसरा पास ही खड़ा था। उनकी निगाह दोनों पर गई। रोशनी की तरफ रतनचंद और बंसीलाल ने पीठ कर ली थी। तुम दोनों को ज़्यादा तो नहीं चढ़ी? रतनचंद छूटते ही बोला। नहीं, कुर्सी पर बैठा गार्ड कह उठा। मैंने तो सिर्फ 3 पैग ही लिए थे, हमें चढ़गी लगती है। बंसीलाल लॉन की तरफ बढ़ा। टहल के आते हैं, हजम हो जाएगी। 10 मिनट में आते हैं, रतनचंद कहते हुए बंसीलाल के साथ हो गया। दोनों गार्ड नशे के सुरूर में थे। इन्होंने ज़्यादा पी ली होगी, कुर्सी पर बैठा गार्ड बोला। बड़ा पैक बनाया होगा, बसंत के लड़का होने की खुशी में ज़्यादा पी ली होगी। लड़का होने नहीं, मुफ्त का माल देखकर ज़्यादा पी ली होगी, दूसरा कहते हुए हंसा। बंसीलाल और रतनचंद तेजी से अंधेरे से भरा लॉन पार करके उस दरवाजे के पास जा पहुंचे जहां से वे भीतर आए थे। दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। शायद कोई इस तरफ नहीं आया था। आया होता तो दरवाज़ा खुला पाकर अब तक शोर मच गया होता। दरवाज़ा अभी तक खुला है। दोनों बाहर निकले। खिसकले रत्ने। दोनों कंधों पर औजारों वाला बैग लटकाए तेजी से आगे बढ़ गए। नशे में होने की वजह से उनके पाँव इधर उधर पड़ रहे थे। अब क्या चिंता, अब तो निकल आए। अभी चिंता है, उन्हें पता चल गया कि हीरे और वो पैकेट गायब है तो हमें ढूंढ लेंगे। ये कौन सी जगह है जहाँ से हम निकले हैं अभी? पता नहीं। वो बाली शायद स्टार वॉल्ट कह रहा था। स्टार वॉल्ट? हाँ हाँ, वही। दोनों सड़क पर पहुंचे और तेज तेज कदमों से चलते हुए अंधेरे में खो गए। अगला दृश्य। अगले दिन रतनचंद की आंख खुली तो उसका सिर फट रहा था। आंखें खोलने की चेष्टा की तो कुछ पलों तक आंखें ही न खुली। मुंह से 2-4 कराहें निकली। तभी अनारों का जला भुना सर उसके कानों में पड़ा। महाराज जी उठ गए? सुबह हो गई बड़े साहब की? रतनचंद ने कठिनता से आंखें खोली। सामने खिड़की से आती तेज धूप से उसकी आंखें चौंधियाई तो उसने फौरन आंखें बंद कर ली। कुछ पलों की राहत के बाद उसने आंखें खोली तो सामने अनारों को खड़े पाया। कल तो खूब ऐश की, अनारों ने हाथ हिलाकर कहा। रतनचंद को धुंधला धुंधला सा याद आया कि कल बंसीलाल ने पिलाई थी। इतना ही याद था कि पी और घूमते रहे। फिर नशा ज़्यादा हो गया। उसके बाद होश नहीं कि क्या हुआ। रात भर घर नहीं लौटे, पीकर कहाँ लुढ़के रहे। अनारों ने अपनी खास टोन में कहा। बंसी ने पिला दी थी। उसने तुम्हारा मुंह खोलकर बोतल भीतर उड़ेल दी होगी। अनारों की आवाज़ में व्यंग भरा हुआ था। मैं घर कब आया? यूं पूछो कि दिन कब चढ़ा। कब चढ़ा?
रतनचंद ने गहरी सांस ली। तुमने पाँव भीतर रखा और बाहर दिन निकला। रतनचंद उठकर बैठा, सिर अभी भी भारी था, आंखें बार बार बंद हो रही थी। तुम्हारी उम्र नहीं है ये आवारागर्दी की। अनारों ने दोनों हाथ कमर पर रखकर तीखे स्वर में कहा, अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में तो लोग भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? रतनचंद ने उखड़े स्वर में कहा, सारी सारी रात घर से बाहर रहना, नशे में डूबकर सुबह लौटना, जानते हो तुम्हारी क्या हालत थी? क्या हालत थी? रतनचंद ने मुंह बनाया। तुम्हारा चेहरा नशे में तपकर भबक रहा था, लाल हो रहा था। आंखें ऐसे फटकर फैली थी जैसे उल्लू ने आंखें फाड़ रखी हों। बाल ऐसे हुए पड़े थे जैसे महीनों से नहाए ना हो। एक पाँव इधर पड़ रहा था, दूसरा उधर। दरवाजे से भीतर प्रवेश करने लगे तो दीवार से टकरा कर गिर गए। अच्छा, और नहीं तो क्या, फिर मैंने बड़े के साथ मिलकर तेरे को उठाकर यहाँ डाला। रतनचंद ने गहरी सांस ली। शराबियों की एक बात तो माननी पड़ेगी, वो भी बता दे। अपना सामान नहीं भूलते और घर का रास्ता नहीं भूलते। होश जरा भी नहीं थी और घर तक आ गए। रास्ते पर पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे, कपड़े मिट्टी में डूबे हुए थे, लेकिन औजारों वाला बैग थैला नहीं छूटा कहीं। रतनचंद ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर दिया। एक बात तो बता, बंसी ने तेरे को ऐसी क्या पिला दी कि घर नहीं आया रात और होश गंवा बैठा? अनारों ने दायां हाथ नचाकर कहा। पता नहीं, पिला दी। और कहाँ लेके गया तेरे को बंसी? मुझे कहाँ ले जाना है? उसका तो ब्याह नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो जाता होगा। रात तेरे को भी अपने साथ वहां ले गया होगा। कहाँ? जहाँ वो जाता होगा। रतनचंद ने अनारों के शक भरे चेहरे को देखा। क्या देख रहा है? तेरा दिमाग देख रहा हूँ कि वो किधर दौड़ रहा है। तो गलत क्या दौड़ रहा है? बंसी ऐसा नहीं है जैसा कि तू सोचती है। वो पीता है, पत्ते खेलता है, बुरी जगह नहीं जाता। मैं पूछती हूँ, बंसी रात को तेरे को कहाँ ले गया था? कहीं नहीं, पी पाकर घूमते रहे। पी पाकर? अनारों ने उसे घूरा। पी पा का मतलब होता है खा पी कर। अगर मेरे को पता चला कि रात तू कहीं गड़बड़ करके आया तो? अनारो, रतनचंद ने उसे सिर से पांव तक देखा। तेरे को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा? मालूम है तू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरी तेरे जैसे फटीचर को पूछेगी भी नहीं। अनारों ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। लेकिन स्वाद बदलने तो तू जा ही सकता है। शर्म कर, बुढ़ापे में तू कैसी बातें कर रही? बुढ़ापे में ही नए स्वाद लेने का मन करता है, जवानी तो देख दाख कर निकल जाती है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? मार खाएगा तू मेरे से अगर मेरे बारे में ऐसी बात बोला तो। जा चाय बना ला। रतनचंद के ऑटो पर मुस्कान उभर आई। अनारों के माथे पर बल उभरे। फीस लाया बच्चों की? मैंने। हाँ। रतनचंद को अचानक ध्यान आया। 900 रुपया जेब में पड़ा है। बस बस रहने दे, तू तो नशे में धुत पड़ा था। मैंने तेरी जेबों को देख लिया था। बच्चों ने फीस लेकर स्कूल और कॉलेज जाना था। मैंने निकाल कर दोनों को फीस के पैसे दे दिए थे। 50 रुपये बचेंगे, बड़ा आएगा तो वापस देगा। चाय पिलाएगी कि नहीं? देती हूँ, तू उठकर मुंह धो ले। कैसा सड़ा हुआ लग रहा है। मेरी किस्मत फूट गई तेरे से ब्याह करके, कहकर अनारो झोपड़े के दूसरे छोर के कमरे में चली गई, जो किचन के रूप में इस्तेमाल होता था। रतनचंद ने अपने गालों पर हाथ फेरा और बड़बड़ा उठा। बुढ़िया को अब मेरा चेहरा सड़ा हुआ लगने लगा है। मेरे से शादी करके किस्मत फूट गई। फन्ने खा बन रही है साली। रतनचंद चारपाई से उठा और किचन वाली जगह से लोटे से पानी भरा और झोपड़े के बाहर जारी नाली पर जाकर मुंह पर छींटे मारने लगा। तभी साथ के झोपड़े वाला प्यारे लाल बाहर निकला कि उसे देखकर क्या उठा। ओ रतने, आज काम पर नहीं गया? लगता है कल ज़्यादा माल बना लिया, आज ऐश कर रहा है। प्यारे लाल 15 सालों से उसका पड़ोसी था। उसका परिवार गांव में रहता था। वो सड़क पर मशीन रखकर दर्जी का काम करता था और पैसे अपने परिवार को भेज दिया करता था। साली कल अंग्रेजी पिला दी बंसी ने। रतनचंद ने मुंह बनाकर कहा। खूब, पेट भरकर पिला दी, होश ही नहीं रहा। ऐसे में आज काम कहाँ होगा? मज़े कर मज़े कर। प्यारे लाल हंसा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रतनचंद भीतर आया और पुराने से कपड़े से चेहरा पहुंचा और टांगे लटकाकर चारपाई पर बैठ गया। आज काम पे भी नहीं जाएगा तू? अनारों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। नहीं, रात ज़्यादा पी ली थी। कल भी काम नहीं मिला था तुझे? नहीं। पैसा कहाँ से आया? बंसी से लिए थे। इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठेगा तो काम कैसे चलेगा? बच्चों के खर्चे बहुत हैं। हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा, काम करता हूँ। कभी छुट्टी कर ली तो तेरे को क्या तकलीफ़ हो गई? मैं जब भी घर रहता हूँ तेरे को तकलीफ़ होती है। कोई गड़बड़ तो नहीं? सब ठीक है ना रो? क्या तू मेरे पे उंगली उठाता? तूने अभी हाथ उठा दिया था मेरे पर, शक वाला। मैंने तो बुरा नहीं माना, और अब तू। मैं औरत हूँ, सोच समझ कर बात किया कर। रतनचंद ने कुछ नहीं कहा। अनारो चाय ले आई। रतनचंद घूट भरने लगा। अगला दृश्य। दोपहर का खाना खा रहा था रतनचंद। अनारो ने पास की सब्जी की दुकान पर से एक बैगन लाकर भुर्ता सा बना दिया था। भुर्ता वो बहुत ही चाव से खाता था। खुद अनारो उसके पास बैठकर रात की दाल से खाना खाने लगी थी। रतने। खाता खाता रतनचंद से हिला उठा। रात बहुत पी तूने? बहुत मज़ा आया। हाँ, होश ही नहीं रहा। बार बार क्यों यही बात करती है? पीने के बाद और घर आने से पहले रात तू कहाँ था? बंसी तेरे को कहाँ ले गया था? अनारों को घूरा रतनचंद ने खाना खाते खाते।
तेरा दिमाग खराब हो गया जो तू ऐसा सोचती है? कैसा सोचती हूँ मैं? तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं? जो बंसी कहाँ गया? तू तो घर आ गया था। वो मुझे क्या पता? क्या पता क्या मतलब? तेरे साथ तो था वो। अनारों के माथे पर बल पड़े। फिर तो वो भी रात को वापस आ गया होगा, अपने झोपड़े में होगा। मतलब कि तेरे को नहीं पता? नहीं। क्या फ़ायदा इतनी पीने का कि कुछ याद ही ना रहे? अनारू तीखे स्वर में क्या उठी। रतन चंद ने कुछ नहीं कहा, खाना खाता रहा। खाने से फुर्सत पाकर उसने हाथ मुंह धोया और सुस्ती भरे अंदाज में चारपाई पर आ बैठा। अनारों ने पास ही चटाई बिछाई और उस पर जा बैठी। उधर कहाँ बैठती है? रतन चंद क्या उठा, पास आ जा। शर्म कर, मैं तो। रतने। तभी बाहर से प्यारेलाल की आवाज़ आई। आज घर पर हूँ तो दर्जी जान नहीं छोड़ रहा। रतन चंद बड़बड़ाया, फिर अनारों को देखकर बोला, ये क्या रोज़ आता है? रोज़ के अपनी माँ से मिलने आएगा? अनारों ने खा जाने वाले स्वर में कहा। मुझे क्या पता? फिर ऊंचे स्वर में बोला, भीतर आ जा। प्यारेलाल फौरन भीतर आया। पेचकस देना, मशीन धागा नहीं पकड़ ली। रतन चंद ने नज़रें घुमाई, उधर देखा जहाँ थैला रखता था। तेरी चारपाई के नीचे रखा है थैला। उसकी नज़रों को पहचान कर अनारों क्या उठी। रतन चंद ने चारपाई के नीचे हाथ डाला और वहाँ रखा थैला खींच लिया। आज तू बहुत दिनों बाद घर पे? प्यारेलाल मुस्कुरा कर कह उठा। तेरे को सारी खबर रहती है। फिर उसने अनारों को देखा। सब खबर है इसे? अनारों ने खा जाने वाली निगाहों से रतन चंद को देखा। रतन चंद ने पेचकस निकाल कर प्यारेलाल को दिया। जल्दी तो नहीं है? प्यारेलाल ने पलटते हुए कहा। शाम को दे दूंगा। ठीक है, जान छोड़। प्यारेलाल बाहर जा चुका था। रतन चंद ने थैला चारपाई के नीचे सरकाया और लेट गया। अनारो चटाई पर लेट गई। बीच बीच में वे बातें भी करते रहे। रात की खुमारी अभी भी बाकी थी। रतन चंद की आंख लग गई। बंसीलाल के पुकारने की आवाज़ सुनकर रतन चंद की आंख खुली। शाम के 4 बज रहे थे। अगला दृश्य। रतन चंद की आंख खुली तो बंसीलाल को उसने जल्दी से भीतर प्रवेश करते पाया। भीतर आते ही सामने अनारों को देखा तो हड़बड़ा कर क्या उठा। नमस्कार भाभी। रात के नशे के निशान अभी भी उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। नमस्कार नमस्कार, अनारों ने उसे घूरा। आजकल तू रत्न को बहुत शराब पिलाने लगा। वो यूं ही बंसीलाल सकपकाया। रात को ज़्यादा हो गई। सीधा हो जा। शादी नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं कि तू जो मन में है वही करे। बैठ जा, चाय बनाती हूँ। शक्ल देख, लगता है जैसे अभी भी पी कर आ रहा है। अभी कहाँ, कल ही पी थी। अनारो किचन की तरफ चली गई। बंसीलाल ने कमीज़ में डाल रखा 6 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा पैकेट कमीज़ में हाथ डालकर निकाला और चार पाई पर रतन चंद के पास बैठता उसके सामने पैकेट रखकर बोला, ये क्या है? रतन चंद पैकेट को देखता रहा। क्या है? तू बोल। इसे तू मेरे पास लाया तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये क्या है? रतन चंद की सोच भरी नजरें पैकेट पर ही थी। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इस पैकेट को पहले भी कहीं देखा? सोच। बता कि इसे पहले कहाँ देखा है? बंसीलाल की गंभीर निगाह रतन चंद पर ही थी। रतन चंद ने पैकेट उठा लिया और उलट पुलट कर देखने लगा। मिनट भर ऐसे ही बीत गया। फिर पैकेट से नजरें हटाकर बंसीलाल को देखने लगा। रतन चंद के चेहरे पर अजीब से भाव थे। दोनों की नजरें मिली। बंसी। रतन चंद के होठे ले। रात रात हम पीकर कहीं गए थे शायद। हाँ, कहीं गए थे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम कहीं जा घुसे थे। इस पैकेट को देखकर ध्यान आया। बंसीलाल बोला, रात को हमने बहुत पी ली थी। मेरे औजारों वाले थैले से आधी भरी अंग्रेजी की बोतल निकली है। वो बोतल मैंने नहीं खरीदी। महंगी अंग्रेजी है वो। मैंने तो उस बोतल को पहले कभी देखा भी नहीं। कहाँ से आई वो बोतल? लगता है कहीं पी थी। वो उस बोतल को मैंने ही खोला था, लेकिन कहाँ, मैं तो। वहाँ पर पहरेदार थे। रतन चंद के होठों से निकला। बंसीलाल की निगाह रतन चंद के शरीर पर पड़े कपड़ों पर जा टिकी। अपने कपड़े तो बंसीलाल ने रात के नशे में झोपड़ी में पहुंचते ही उतार फेंके थे। ऐसे में जब आंख खुली तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। रतन चंद ने जो कमीज पहन रखी थी उसकी जेब पर कढ़ाई वाले सफ़ेद रंग के धागे से स्टार बना हुआ था। बंसीलाल कई पलों तक उस स्टार को देखता रहा। स्टार। बंसीलाल के होठों से हक्का बक्का स्वर निकला। स्टार वॉल्ट। स्टार वॉल्ट, हाँ हाँ वो। दोनों आंखें फाड़े एक दूसरे को देखने लगे। याद आया, रतन चंद के होंठे ले। कुछ कुछ मुझे याद आ गया है। हम किसी स्टार वॉल्ट में जा घुसे थे। तूने मुझे दीवार पर चढ़ाया था। फिर मैंने दरवाज़ा खोला। तू भीतर आया। सोचों में डूबा रतन चंद कहता जा रहा था। आगे कहीं सीढ़ियाँ थी। हम ऊपर चढ़ गए। वहाँ एक कमरे में बाली। बंसीलाल के होंठों से निकला। हाँ, स्टार वॉल्ट वाला बाली। रतन चंद फौरन बोला। वो अपने वॉल्ट के गुणगान गा रहा था। कहता था हमारा वॉल्ट बहुत सुरक्षित है। और उसका सामान था जो सामने खड़ा था। वो कुबेर सिंह था शायद। उसका साथी धनराज। उन्होंने उस छोटे से सूटकेस में पैकेट और काली थैली रखी थी। कुबेर सिंह बता रहा था कि थैली में 8 करोड़ के हीरे हैं। लेकिन लेकिन उसका कहना था कि पैकेट में कागजात बहुत ज़रूरी हैं। उसे कागजातों की चिंता है। यह पैकेट वही है। दोनों की निगाह पैकेट पर जा टिकी। उनके चेहरे देखने लायक थे। हैरानी, परेशानी, उलझन, क्या नहीं था उनके चेहरों पर। बहुत गड़बड़ हो गई रात।
जाने हम कैसे स्टार वॉल्ट में चले गए। थैली कहाँ है? थैली? हीरो वाली? बंसीलाल की आवाज़ में अजीब से भाव उभरे। मेरे पास तो नहीं है। रतन चंद 2 पलों तक तो बंसीलाल को देखता रहा, फिर क्या उठा। मेरे पास होगी, कहने के साथ ही वो झुका और चारपाई के नीचे रखा थैला बाहर खींचा। तभी अनारो कांच के 2 गिलासों में चाय डाले वहां पहुंची। क्या बात हो रही है? अनारो ने दोनों को देखा। कुछ नहीं। रतन चंद ने थैला छोड़ा और चारपाई पर बैठ गया। ला चाय पिला। अनारो ने रतन चंद और बंसीलाल के चेहरों पर नजर मारी। झूठ बोलते हो? क्या झूठ? तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि कोई बात है। मैं उधर चाय बनाते सुन रही थी कि कुछ कुछ कि रात तुम लोग नशे में कहीं चले गए थे। मुझे पहले ही शक था। बता कहाँ, किसके पास गए थे? रतन चंद और बंसी की नज़रें मिली। भाभी, तुम गलत सोच रही हो। क्या गलत सोच रही हो? चाय के गिलास थामे अनो अनारो तीखे स्वर में बोली। हम ऐसी किसी जगह नहीं गए जहाँ के बारे में तुम शक कर रही हो। तो रात नशे में हम किसी वॉल्ट में जा घुसे थे। वॉल्ट? वो यूं समझो कि प्राइवेट बैंक होता है। समझी? क्या क्या वहाँ? हमें खुद नहीं पता कि क्या किया। तो तेरे को क्या बता दें? रतन चंद जल्दी से बोला। वही सोच रहे हैं कि नशे में रात वॉल्ट में जाकर क्या किया। ला तू चाय पिला। अनारो ने चाय के गिलास थमाती हुई कह उठी। तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ की है। उन्होंने चुपचाप चाय का घूंट भरा। 2-4 कपड़े हैं, बाहर टूटी पर धोने जा रही हूँ। जा। अनारो ने एक तरफ रखे कपड़े उठाए और बाहर निकल गई। गई मुसीबत। रतन चंद बेचैनी से बोला। अब बात कर। हीरे? ओह हाँ, शायद थैली मैंने औजारों के साथ रखी है। कहते हुए उसने चाय का गिलास नीचे रखा और चारपाई के नीचे से निकाल रखे थैले को खोलकर भीतर हाथ मारने लगा। बंसीलाल परेशानी से उसे देख रहा था। रतन चंद का हाथ थैले से बाहर आया तो काले शहनील के कपड़े की छोटी सी थैली थामी हुई थी उंगलियों में। थैली पर निगाह पड़ते ही दोनों के दिल जोरों से धड़के। रतन चंद ने कांपते हाथ से थैली चारपाई पर रख दी। बंसीलाल ने चाय का गिलास नीचे रखा और चारपाई पर रखी थैली पर झपट पड़ा। उसके हाथ कांपते स्पष्ट नजर आ रहे थे। कुछ है। थैली में भारी बन का एहसास पाते ही बंसीलाल के होठों से निकला। खोल साले, 8 करोड़ के हीरे हैं। रतन चंद को अपना गला सूखता सा महसूस हो रहा था। बंसीलाल ने कांपती उंगलियों से थैली खोली और नीचे सीमेंट के फर्श पर थैली उलट दी। जगमगाते सितारों की तरह हीरे चमकते हुए इधर उधर बिखर गए। दोनों हक्के बक्के से उन हीरों को देखते रहे। मुंह से बोल न फूटा। फिर एकाएक रतन चंद को होश आया। उसने बंसीलाल के हाथ से थैली छीनी और नीचे बिखरे हीरों को उठा उठाकर थैली में डालने लगा। बंसीलाल आंखें फाड़े बैठा हीरों को देखे जा रहा था। सब हीरे थैली में पहुंच गए। रतन चंद ने थैली का मुंह बंद किया। इसे संभाल के रख ले। रतन चंद ने थैली को वापस औजारों वाले थैले में डाला और थैला चारपाई के नीचे रख दिया। बढ़िया जगह रख, बंसीलाल बोला। इससे बढ़िया जगह यहाँ दूसरी नहीं। दोनों के चेहरे ऐसे हो रहे थे जैसे लुट गए हों, जबकि वे 8 करोड़ के मालिक बन गए थे। रतने, तूने स्टार वाल के पहरेदारी वाली कपड़े पहन रखे हैं। उतार दे इसे, फंस जाएगा। रतन चंद ने फुर्ती से पैंट कमीज उतार दी। मुझे दे दे, इन्हें कहीं दूर फेंकाऊंगा। रतन चंद ने उन कपड़ों को एक लिफाफे में डालकर लिफाफा उसे थमा दिया। वो कपड़े कहाँ हैं जो तूने डाले थे? मेरी झोपड़ी में पड़े, उन्हें भी फेंक दूंगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हम, बंसीलाल ने धीमे किंतु हड़बड़ाहट स्वर में कहा, हम 8 करोड़ के मालिक बन गए हैं। 8 करोड़? 4 तेरे 4 मेरे। ये 8 करोड़ कितने होते हैं? मेरे को तो इतना पता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। रतन चंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। ये सब कैसे हो गया? हमें हीरे कैसे मिले? हम उस स्टार वर्ल्ड में कैसे जा घुसे? अंग्रेजी का कमाल है। बंसी ने भी सूखे होठों पर जीभ फेरी। मुझे याद करने दे। क्या? कि रात वहाँ क्या क्या हुआ था रत्ने? बोल। हम दोनों का भला इसी में है कि ये बात किसी को पता ना चले। हीरो वाली? हाँ। पता लग गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, जेल हो जाएगी, बुरी तरह फंस जाएंगे। तू ठीक कहता है, लेकिन अनारों को तो बताना ही पड़ेगा, वो समझ जाएगी। अभी मत बता, पहले हमें तो ये बात हजम कर लेने दे कि हमारे पास 8 करोड़ के हीरे हैं। ठीक बोलता है तू। 8 करोड़ के हीरे हमारे पास? हमें ही विश्वास नहीं आ रहा। धीरे बोल, ये कच्ची झोपड़ियाँ हैं, आवाज़ बगल वाली झोपड़ी में भी जाएगी। रतन चंद ने एक तरफ की दीवार को देखा। प्यारे लाल अभी घर पर नहीं है, वो बाहर सड़क पर मशीन पर बैठा कपड़े सिलाई कर रहा है। देवराज चौहान? बंसीलाल के होठों से एकाएक ही निकला। रतन चंद के माथे पर बल पड़े। ये नाम भी तो रात को कहीं सुना। रात को ही सुना था, जब हम स्टार वॉल्ट के उस कमरे में छिपे थे। बंसीलाल फुसफुसाकर बोला। याद कर, कुबेर सिंह नाम के आदमी को फ़ोन आया था कि किसी ने देवराज चौहान को पकड़ लिया है। वो पूछ रहा था कि उन लोगों ने देवराज चौहान को क्यों पकड़ा है। ये जल्दी उसे बताया जाए। देवराज चौहान वही ना, डकैती मास्टर? हाँ, कुबेर सिंह ने फ़ोन पर नाम तो लिया था। जाने क्या लफड़ा है। स्टार वॉल्ट है कहाँ पर, मुझे क्या पता। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रात जाने हमें क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी चढ़ा ली। मैंने अद्दा खरीद कर थैले में रखा था, वो भी नहीं है। पी ली होगी। जो नई बोतल थैले में से मिली है वो भी आधी खाली है। लगता है सारी रात हम पीते ही रहे। तू ये कपड़े और अपनी झोपड़ी में रखे स्टार वॉल्ट के कपड़े दूर फेंक कर आ।
कपड़ों का छोटा सा लिफाफा थामे बंसीलाल उठा। दोनों के चेहरों पर उलझन और परेशानी के भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना यहीं खाना, इस बारे में सोच विचार करेंगे। वो आधी बोतल भी ले आना। ठीक है, लेकिन इस पैकेट का क्या करें? बंसीलाल ने चारपाई पर रखे पैकेट को देखा। इसमें कागजात हैं। हाँ, तूने भी तो सुना था कि कुबेर सिंह यही कह रहा था। अभी तो इसे मेरे थैले में रहने दे, फुर्सत में इसके बारे में सोच विचार करेंगे। बंसीलाल ने वो पैकेट चारपाई के नीचे रखे थैले में रखा। आता हूँ मैं। वो आधी बोतल भी ले आना। बंसीलाल लिफाफे के साथ बाहर निकल गया। रतन चंद सोचों में डूबा रहा। सोचें तब टूटी जब अनारों ने भीतर प्रवेश किया। कपड़े धो लिए, प्यारेलाल की तार पर सूखने के लिए डाल दिए। रतन चंद ने जैसे उसकी बात को सुना भी नहीं। बंसी गया? अभी आएगा। रतन चंद ने उसे देखा। रात को खाना यहीं खाएगा, खाने को ठीक बना लेना। तूने ना तो कल काम किया ना आज। पैसे कहाँ हैं जो? पैसे की फिक्र ना कर। क्यों? अनारों ने उसे घूरा। नोटों का पेड़ लगा लिया है क्या? रतन चंद ने अनारों को देखकर सोचा कि इसे 8 करोड़ के हीरो के बारे में बता दे, परंतु बताने का यह विचार इसलिए बदल दिया कि पहले इस बात को स्वयं हजम कर लेना चाहता था। कल लाऊंगा पैसे, किसी से लेने, पूरा 5,000 रुपया दूंगा तेरे हाथ में। 5,000? अनारों की आंखें चमक उठी। हाँ, रतन चंद ने कहा, चारपाई पर लेट गया। मटर पनीर बना लूँ क्या? बना ले। साथ में कोफ्ते भी तैयार कर लेती हूँ। कर ले। रोटी बनाऊँ या पराठे? पराठे बना ले। अगला दृश्य। स्टार वॉल्ट। खास साउंड प्रूफ कमरा। वॉल्ट के 5 अहदेदारों के अलावा मैनेजर बाली वहां मौजूद था। सब लंबी टेबल के पीछे कुर्सियां रखे बैठे थे। उनके चेहरों पर स्पष्ट गंभीरता नजर आ रही थी। यह बहुत ही गंभीर, चिंताजनक और परेशानी वाली बात है कि 2 लोग हमारे वॉल्ट में आ गए। किसी ने उन्हें देखा नहीं, रोका नहीं। वे वॉल्ट के उस कमरे से महत्वपूर्ण कागजात और 8 करोड़ के हीरे लेकर निकल गए। तब भी किसी ने उन्हें रोका नहीं। समझ में नहीं आता कि रात यहाँ पर क्या हो रहा था। बाली चुप, चेहरा फक। मिस्टर बाली, तब तुम खुद वॉल्ट में मौजूद थे? जी जी, बाली खड़ा हुआ। तुम्हारे होते हुए इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? मैं तो खुद हैरान हूँ सर कि यह सब कैसे हो गया। वो कागजात और हीरे कमरे में छोड़कर कुबेर सिंह को बाहर तक छोड़ने गया था। 10 मिनट में वापस आ गया, परंतु वहाँ से कागजात और हीरे गायब थे। मैंने फौरन सबको इस बारे में खबर दी। भाग दौड़ शुरू हुई तो पीछे वाला दरवाज़ा खुला पाया। माना कि दरवाज़ा खोलकर कोई आ गया, लेकिन वो भीतर कैसे आया? हमारे हथियारबंद गार्ड्स हर तरफ मौजूद थे। वॉल्ट मालिकों में से दूसरा सतीश यादव बोला। परंतु फिर भी ऐसा हुआ तो जाहिर है कि पहरेदारी में पूरी तरह लापरवाही बरती गई। कोई 2 व्यक्ति भीतर आ गए और महत्वपूर्ण कागजात और हीरे लेकर आराम से चले भी गए। ये वॉल्ट है या टहलने वाला पार्क? कुछ चुप्पी के बाद तीसरा नरेश कुमार बोला। यहाँ से वे गार्ड्स के कपड़े पहनकर निकले। उनके कपड़े चेंजिंग रूम में मिले। इसी से हमें पता चला है कि वे 2 लोग थे। हम अपने तौर पर उन्हें तलाश करने की पूरी चेष्टा कर चुके हैं, परंतु हम उनकी हवा भी नहीं पा सके। इसी से पता चल जाता है कि वे दोनों कितने सतर्क और चालाक हैं। सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए। कुबेर सिंह कभी भी अपना सामान लेने आ सकता है। 15 दिन से महीने तक के भीतर वो सामान लेने आएगा। बाली एकाएक कह उठा। सबने बाली को देखा। कुछ पलों की खामोशी रही। बात सिर्फ हीरों की होती तो उसके बदले हम कुबेर सिंह को 8 करोड़ का भुगतान कर देते, नुकसान उठा लेते, परंतु उसके महत्वपूर्ण कागजातों को हम कहाँ से लाएंगे? अगर उसे कागजात ना मिले तो वो शोर करेगा, पुलिस को बुलाएगा, अखबारों में ये बात आएगी। इससे हमारे वॉल्ट की बदनामी होगी। ये खबर बाहर निकलते ही हमारे कई ग्राहक वॉल्ट से अपना सामान निकाल ले जाएंगे। उनका विश्वास हम पर से उठ जाएगा। ये बात तो है। हमारे सामने बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम पुलिस में खबर नहीं करते और बाद में बात खुलती है तो हमारी और भी बदनामी होगी। हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि पुलिस उन कागजातों को तलाश कर ले? हमें कागजात वापस ना मिले तो क्या होगा? वे एक दूसरे को देखने लगे। जल्दबाजी ना करके हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम क्या कदम उठाएं। इसी मुद्दे पर उनके बीच बातें चलती रहीं। 2 फैसले उन्होंने लिए। एक तो जिधर से वे दोनों चोर आए हैं और गए, उधर के गार्ड्स को नौकरी से निकालकर नए गार्ड्स रखे जाएं। दूसरा फैसला रहा कि ये मामला किसी नामी प्राइवेट जासूस के हवाले कर दिया जाए, जो कि सप्ताह 10 दिन में जितनी जल्दी हो सके उन चारों को तलाश करके उनके हीरे और महत्वपूर्ण कागजात लिए जाए। ऐसे में एक ही जासूस का नाम उनके जहन में आया। शहर का नामी प्राइवेट जासूस B.M. जम्पी। अगला दृश्य। वही हॉल, वही लंबा टेबल, परंतु इस वक्त वहाँ सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। तीसरा डॉक्टर था। सब उसे डॉक्टर ही कहते थे। उस 55 वर्षीय व्यक्ति ने अभी अभी वहाँ आकर बैठे डॉक्टर से पूछा, देवराज चौहान की क्या पोजीशन है? वो बेहोश है और काम क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने टोका। डॉक्टर चंद पलों के लिए ठिठका, फिर कह उठा, मिस्टर मदान, मैंने अपना सब काम निपटा दिया है। कंधे में चिप फिट कर दी है। बेहद मामूली सा चीरा लगाना पड़ा भीतर चिप डालने के लिए। टाँके कल ही लगा दिए थे। दवा ग्लूकोज के रास्ते दी जा रही है।
कल तक वो चीरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पल भर ठिठक कर डॉक्टर पुनः बोला, देवराज चौहान के कंधे में लगाई गई वो चिप हर वह सिग्नल देती रहेगी कि वो कहाँ है। हमारी निगाहों से वो ओझल नहीं हो सकेगा। हमारे कंट्रोल रूम की निगाह हर वक्त देवराज चौहान पर रहेगी। मदान ने अपने गालों पर उंगलियां रगड़ी। क्या उसे पता चलेगा कि उसके कंधे में चिप लगी है? नहीं, सारा काम बेहोशी में किया गया है। कल तक वो चीरा ठीक हो जाएगा कंधे का, जहाँ चिप फिट की है। परसों से पहले हम देवराज चौहान को होश नहीं आने देंगे। जब वो होश में आएगा तो सब कुछ सामान्य लगेगा उसे। मदान ने सिर हिलाया। तीसरा व्यक्ति खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। चिप नंबर क्या है? 9 नंबर। मदान उठते हुए बोला, देवराज चौहान का पूरा ध्यान रखो, उसे कोई दिक्कत ना हो। दवा देने का पूरा हिसाब रखो। जब वो होश में आए तो उसे पूरा ठीक लगना चाहिए। डॉक्टर ने सिर हिलाया। वो हमारे लिए बहुत कीमती है। मदान गंभीर था। मैं समझता हूँ, कहते हुए डॉक्टर उठा और एक तरफ बढ़ता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मदान सामने बैठे व्यक्ति को देखकर कुछ कहने लगा कि तभी दूसरा दरवाज़ा खुला और 50 बरस के व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। उसने सूट डाल रखा था, छोटी छोटी मूछें थी। कहीं जा रहे हो मदान? वो पास पहुंचा। नहीं, बैठ जाओ, तुम्हारे लिए खबर है। मदान की आंखें सिकुड़ी, उसे देखता रहा। उस सूट वाले व्यक्ति ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। खबर देने में देर मत किया करो कपूर। वो मुस्कुराया, फिर सिर हिलाकर बोला, कुबेर सिंह ने स्टार वॉल्ट में सामान रख दिया है। कब? कल। कल रात 11-12 बजे। वॉल्ट मैनेजर मिस्टर बाली भी तब वहाँ था। और तुम खबर अब दोपहर को दे रहे हो? मुझे भी घंटा भर पहले ही खबर मिली। कहते हुए वो बैठ गया। मदान खड़ा सोचों में घिरा रहा। क्या सोच रहे हो? राजन। मदान के होठों के बीच शांत सी मुस्कान आ ठहरी। हमारे पास पहले से ही ये खबर पक्की थी कि वो वॉल्ट में ही सामान रखेगा। इसी खबर पर तो विश्वास करके हमने देवराज चौहान पर हाथ डाल दिया था कि हमारी समस्या को वक्त आने पर वो दूर करेगा। उस जैसा डकैती मास्टर दूसरा नहीं। ठीक कहते हो। देवराज चौहान की क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया। अभी तक वो बेहोश है। डॉक्टर ने उसके कंधे में चिप फिट कर दी है। खूब। डॉक्टर कमाल का आदमी है। मैं उसका कायल हूँ। बाकी इंतज़ाम वो करने के लिए मैं जा ही रहा था। मदान बोला, तुम पता करो कि वॉल्ट में कुबेर सिंह का वो सामान कहाँ पर रखा है और वो सामान कैसी शक्ल में है। हमारे आदमी ने खबर दी है कि कुबेर सिंह ने वॉल्ट में 8 करोड़ के हीरे और एक छोटा सा पैकेट रखा है। ऐसा पैकेट जो 6 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा है। राजन पल भर के लिए ठिठका। मेरे ख्याल में वो पैकेट ही हमारे काम का है। हाँ, उसी की हमें ज़रूरत है। कहते हुए मदान के होंठ बिछ गए। मैं पक्की तरह मालूम करता हूँ कि स्टार वॉल्ट में कुबेर सिंह के सामान को कहाँ रखा गया। कपूर उठ खड़ा हुआ। मदान ने सिर हिलाया। कपूर पलटा और आगे बढ़ते हुए उसी दरवाजे से बाहर निकल गया जहाँ से भीतर प्रवेश किया था। मदान ने सिर हिलाया और सामने बैठे व्यक्ति को देखा। सामान दिखाओ। उस व्यक्ति ने जेब से मोबाइल और रिस्ट वॉच निकालकर टेबल पर रखी। मदान ने दोनों चीज़ों को बारी बारी से उठाकर देखा। ये फ़ोन और रिस्ट वॉच देवराज चौहान की है। हाँ, तो दिक्कत क्या है? काम पूरा करो। मैं चाहता हूँ ये काम आप ही करें। मदान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और गायब हो गई। तुम सोचते हो कि तुमसे कोई गलती ना हो जाए। वो चुप रहा। आओ। उसके बाद वे दोनों एक दरवाजे से बाहर निकले और लंबी गैलरी पार करके एक छोटे से कमरे में जा पहुँचे। वहाँ दीवार में लकड़ी के बड़े बड़े बक्से फिट थे। मदान ने मोबाइल फ़ोन और रिस्ट वॉच टेबल पर रखे। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर छोटा सा बक्सा निकाला और टेबल पर रखा। मदान ने वो बक्सा खोला। भीतर तरह तरह की 30-40 घड़ियाँ पड़ी थीं। मदान ने देवराज चौहान की रिस्ट वॉच हाथ में पकड़ी और 5 मिनट लगाकर उन घड़ियों में से वैसी ही घड़ी बाहर निकाली। दोनों को मिलाया, फिर क्या उठा? नारंग, देखना, ये घड़ी वैसी है जैसी देवराज चौहान की है। नारंग ने दोनों घड़ियाँ लेकर देखी, फिर क्या उठा? बिल्कुल एक जैसी है। अभी निकाली घड़ी में चिप फिट है। यस सर, ये सब तैयार है। देवराज चौहान की घड़ी की चेन उस घड़ी में लगा दो। नारंग ने 2-3 मिनट लगाए और दक्ष कारीगर की तरह बदल दी। गुड। मदान ने वो घड़ी लेकर अपनी जेब में डाली। नारंग ने तुरंत वो घड़ियाँ वाला बक्सा उठाया और अगली मिनट वहाँ दूसरा बक्सा रख दिया। मदान ने वो बक्सा खोला तो वैसे ही मोबाइल फ़ोन को पड़े पाया जैसा कि देवराज चौहान का मोबाइल फ़ोन था। उसने देवराज चौहान वाला फ़ोन हाथ में लिया और बक्से में से छाट कर वैसा ही फ़ोन निकाला। ये ठीक रहेगा? यस सर। कुछ नया, कुछ पुराना। देवराज चौहान जैसे ही फ़ोन है ये। नारंग बोला। इस फ़ोन में से कार्ड निकालकर दूसरे में डाल दो और जो जो इस फ़ोन के कॉल रजिस्टर में दर्ज हैं वो इस फ़ोन में दर्ज कर दो। जब देवराज चौहान फ़ोन चेक करे तो उसे कुछ भी नया ना लगे। समझ गया। उसके बाद नारंग व्यस्त हो गया। 15 मिनट लगाए उसने सारा काम निपटाने में। इस दौरान मदान कमर पर हाथ बांधे चहलकदमी करता रहा। हो गया सर? मदान ने नारंग से फ़ोन लेकर उसे चेक किया, फिर बोला, इस फ़ोन में क्या फिट है? इसके भीतर खास चिप है। इससे ये पता चलेगा कि देवराज चौहान कहाँ पर है, क्या बातें कर रहा है। उसकी उस वक्त की मौजूदा स्थिति हमें पता चलती रहेगी।
मदान ने नारंग को देखकर गंभीर स्वर में कहा, मतलब कि हमारे पास 3 चीज़ें तैयार हो गई देवराज चौहान पर नज़र रखने के लिए। डॉक्टर ने उसके कंधे में जो चिप फिट की है वो, दूसरी कलाई में बांधने वाली घड़ी और तीसरा ये मोबाइल फ़ोन। यस सर। बटन तैयार है? मेरे ख्याल में अब तक तैयार हो गया होगा। लेकर आओ, मैं देवराज चौहान के पास जा रहा हूँ। मैं वहीं आता हूँ। अगला दृश्य। सामान्य साइज का साफ सुथरा कमरा था ये। बीचों बीच बेड पर देवराज चौहान बेहोश पड़ा था। पास ही स्टैंड में लटक रही ड्रिप लगी हुई थी। उसका पेट और छाती सांस लेने की वजह से ज़रा ज़रा हिल रहे थे। पास ही कुर्सी पर 30 बरस की औरत साड़ी में लिपटी बैठी थी। मदान ने भीतर प्रवेश किया तो वो फौरन उठी। सब ठीक है? मदान ने पूछा। जी। बेड के पास पहुंचकर मदान ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा, फिर जेब से मोबाइल फ़ोन और रिस्ट वॉच निकालकर उस औरत को थमाई। ये दोनों चीज़ें देवराज चौहान की हैं, मदान ने कहा। जी। देवराज चौहान के पास ही रहनी चाहिए ये। ऐसा ही होगा। औरत ने फ़ोन और घड़ी मदान से ली और पास ही स्टैंड में रख दी। मुझे वो कंधा दिखाओ। उस औरत ने तुरंत छाती तक चढ़ा रखी देवराज चौहान की चादर को थोड़ा सा नीचे किया और दायां कंधा एक तरफ से उठाकर बोली, ये देखिए। मदान ने देखा, कंधे पर 1 इंच का पतला सा कट नज़र आ रहा था। ये कब तक ठीक होगा? अगले 25-30 घंटों में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ देखने पर पता भी नहीं चलेगा कि कुछ किया गया है। गुड। डॉक्टर कहाँ हैं? आराम करने गए हैं, यहाँ उनकी ज़रूरत नहीं। तभी दरवाज़ा खोलकर नारंग भीतर आया। बटन, वो पास पहुंचकर बोला। मदान ने उसके हाथ से बटन लिया। वो दिखने में साधारण सा बटन था, परंतु हकीकत में वह ऐसा यंत्र था कि उसके पास की आवाज़ सुनी जा सके और अपनी मौजूदा स्थिति भी बताता था। चेक कर लिया इसे? पक्की तरह। लगाओ। नारंग आगे बढ़ा और दीवार के पास रॉड पर हैंगर पर लटका रखे कपड़ों में से पैंट पर जिप के पास एक ही बटन की जगह थी। वो वहाँ बटन लगाने लगा। सुई धागा वो साथ लाया था। जल्दी वो इस सारे काम से फारिग हुआ। पलटा तो मदान को देवराज चौहान का जूता लिए खड़ा पाया। नारंग पास पहुंचा तो मदान ने उसे देखा। जूतों का इंतज़ाम करो। एड़ी में? हाँ, समझ गया। नारंग ने उसके हाथ से जूता लिया और नीचे पड़ा दूसरा जूता उठाया और बाहर निकल गया। मदान ने देवराज चौहान को देखा। वो बेहोशी के कारण शांत पड़ा था। लापरवाह मत होना, मैं सतर्क हूँ सर। मदान पलटा, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अगला दृश्य। बीएम जम्पी। बीएम जप्पी 50 बरस का तेज चालाक और खतरनाक प्राइवेट जासूस 25 सालों से जासूसी का धंधा कर रहा था और नाम चमक रहा था उसका अपने धंधे में। पिछले 5 घंटे वो स्टार वॉल्ट में लगा कर आया था। रात में वॉल्ट से 8 करोड़ रुपए के हीरे और महत्वपूर्ण कागजातों का पैकेट कौन ले गया था, ये पता करना था। उन चीज़ों को वापस हासिल करना था, खास तौर से कागजातों वाला पैकेट। इस काम की 10 लाख फीस तय हुई थी सफल होने पर। असफल रहने पर 5 लाख की फीस और ये 5 लाख उसने एडवांस में लिए थे। यूं तो बीएम जप्पी अपने काम में सफल ही होता था, परंतु इस बात को भी भूलता नहीं था कि वह असफल हो सकता है। बीएम जप्पी ने अपने आधे गंजे सिर पर हाथ फेरा और सामने बैठे अपने तीनों असिस्टेंटों के चेहरों पर नजर मारी। फिर टेबल पर पड़े बिजली के तार के छोटे से टुकड़े को हाथ में लेकर कह उठा, अब तक ये तो स्पष्ट हो चुका है कि स्टार वॉल्ट में रात को 2 लोगों ने प्रवेश किया। हम इसे इत्तेफाकी कहेंगे कि वे वॉल्ट के भीतर आ गए, क्योंकि हालातों से नहीं लगता कि वॉल्ट में प्रवेश करने का उनका कोई इरादा था। कैसे सर? उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कोई ताला नहीं तोड़ा, यहाँ तक कि वे किसी के सामने भी नहीं पड़े। वॉल्ट के पीछे वाले लोहे के दरवाजे के पास शराब की बोतल पड़ी मिली है, जो कि उन्हीं दोनों की है। वहाँ पर उन्होंने शराब भी पी। जो वॉल्ट में घुसने के इरादे से आएगा वो इस तरह वहाँ पहुँच पिएगा नहीं। वे बीएम जप्पी को देख रहे थे। उनका वॉल्ट में पहुँचना और वहाँ से 8 करोड़ के हीरे और महत्वपूर्ण कागजातों का पैकेट ले जाना इत्तेफाक ही लगता है, क्योंकि बीएम जप्पी हाथ में पकड़ा बिजली की तार को रखकर बोला, एक के उतारे गए कपड़ों में से बिजली की तार का टुकड़ा मिला है। हो सकता है वो बिजली का काम करता हो, वरना ऐसी तार का टुकड़ा जेब में रखने का दूसरा कोई मतलब नहीं। शायद मैं इस तार की परवाह नहीं करता, परंतु दूसरी उतरी पैंट की जेब से टूटी में डालने वाली 2 वाटसलें मिली हैं, जैसी आमतौर पर प्लम्बर रखते हैं। 2 पल की खामोशी छा गई वहाँ। मतलब कि एक की पैंट की जेब से बिजली की तार और दूसरी की पैंट की जेब से टूटी की वाशरें? हाँ। आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उन दोनों में से एक बिजली वाला और दूसरा प्लम्बर था? जप्पी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या गलत होगा? आपका मतलब कि एक बिजली वाला, एक प्लम्बर गलती से वॉल्ट में घुस आए और 8 करोड़ के हीरे और महत्वपूर्ण कागजातों का पैकेट लेकर चले गए? हाँ, मैं यही कहने जा रहा था, जप्पी ने सोच भरे सर में कहा। मेरे ख्याल में रात उन्होंने पहले से ही पी रखी थी और पीछे की दीवार फलांग भीतर आकर उन्होंने पुनः पी। शायद उनका इरादा वॉल्ट के भीतर आने का नहीं था, परंतु उन्हें रास्ता मिलता चला गया और नशे की मस्ती में वे आगे बढ़ते भीतर आते 30 मिनट के लिए चले गए। भीतर कहीं इत्तेफाक से उनके हाथ हीरे और महत्वपूर्ण कागजों का पैकेट लगा और उसे लेकर चलते बने।
चूंकि रात आधे घंटे के लिए गार्ड्स सारे नियमों को ताक पर रखकर अपने साथी के बेटा होने पर एक कमरे में इकट्ठे हुए थे और विस्की पी। यह भी इत्तेफाक ही रहा कि बिजली वाला और प्लम्बर उसी 30 मिनट में भीतर आ पहुंचे थे। ये तो बहुत खतरनाक बात हुई सर। अगर मेरा सोचना सही है तो वाल्ट में आने वाले वे दोनों व्यक्ति खतरनाक नहीं हैं। वे बहुत साधारण से लोग हैं, बिजली वाला और टूटिया पाइपें डालने वाला। जप्पी ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने स्टार वाल्ट में 5 घंटे रहकर इन सारी बातों पर गौर किया। जिस पैंट की जेब से टूटी की वाशरें मिली हैं उनमें से एक छोटी सी कागज़ की पर्ची भी मिली है जिस पर पानी की पाइप फिटिंग के सामान जैसे कि एल्बो, टी टाइप, हुक वगैरह ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जिससे कि जाहिर है कि प्लम्बर कहीं के लिए सामान लाया या लाने की लिस्ट तैयार की थी। प्लम्बर की पैंट की जेब में से 800 रुपये नकद पड़ा मिला है, यानी कि गार्डों के कपड़े पहनते समय वे तगड़े नशे में थे, उन्हें अपने पैसे निकालने की भी याद न रहे। तीनों असिस्टेंट सोच भरी नज़रों से जप्पी को देख रहे थे। हमारे पास वक्त कम है। स्टार वर्ल्ड वालों ने 15 दिन का वक्त दिया है इस काम को पूरा करने के लिए। हमें वक्त रहते हर हाल में उन दोनों को ढूंढना है जो वॉल्ट में घुसे और हीरे कागजात ले गए। इस बात का खास ध्यान रखना है कि वे दोनों बिजली वाले और टूटियाँ ठीक करने वाले भी हो सकते हैं। इससे उन तक पहुँचना आसान होगा। तीनों ने सिरे लाए। तुम तीनों के हाथ में जो काम है उसे छोड़ दो, वे काम दूसरे कर लेंगे। जी, अभी से इस काम पर लग जाओ, पूरा ध्यान इसी काम पर लगा दो। मुझे 5 दिन के भीतर कोई काम की रिपोर्ट दो। मैं हर हाल में ये काम पूरा हुआ देखना चाहता हूँ। यस सर। वे तीनों उठे। उनके नाम थे कृष्ण, सूरज और रामदास। ये काम कैसे करना है तुम लोग तय कर लो। मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। जी। स्टार वर्ल्ड के आसपास की सारी जगह चेक करो। जहाँ से उन्होंने भीतर प्रवेश किया है वो जगह देखो। हमारे काम की कोई भी चीज़ मिल सकती है जो हमें उन तक पहुँचा दे। तीनों इजाज़त लेकर बाहर निकल गए। जप्पी टेबल पर पड़े बिजली की तार के टुकड़े को सोच भरी नज़रों से देखने लगा। अंधेरा फैल चुका था। रतनचंद के झोपड़े में तीव्र रोशनी हो रही थी। सब झोपड़ी वालों ने ऊपर से निकलती बिजली की तारों में तार फंसाकर लाइट ले रखी थी। कुछ देर पहले बंसीलाल आया था। अब वो नहाया धोया हुआ था। उसने कान में फुसफुसाकर रतनचंद को बता दिया था कि स्टार वॉल्ट वाले कपड़े उसने ठिकाने लगा दिए। साथ ही विस्की की आधी बोतल उसे दी तो उसने चारपाई के नीचे सरका दी थी। बंसीलाल ये कहकर कि आधी बोतल कम पड़ेगी, थोड़ी और ले आता हूँ, कहकर बंसीलाल गया तो अनारों ने बोतल देख ली थी। आज फिर पीने का प्रोग्राम बन गया है। अनारो जले भुने स्वर में कह उठी। वो यूं ही, ये रोज़ रोज़ का नहीं चलेगा। बंसी की झोपड़ी में चला जा, वहाँ चुप कर। कल तेरे को 5,000 दूंगा। 5,000 आने की बात सुनकर कुछ ढीली हुई अनारो। वो तो ठीक है, अनारो ने गहरी सांस ली, लेकिन ये रोज़ रोज़। ज़्यादा मत बोल, एक एक रतन चंद ने हाथ हिलाते हुए कहा। मटर पनीर तैयार कर दिया? हाँ। कोफ्ते? वो भी तैयार हैं। पराठे बनाना मत भूलना। रतन चंद ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। बच्चे कहाँ हैं? प्यारे लाल के झोपड़े में पढ़ रहे हैं। खाना भी उन्हें वहीं दे दूंगी। तुम दोनों को भीतर बैठने की जगह चाहिए। अच्छा, आज तो बहुत ध्यान रख रही है तू। रतन चंद के चेहरे पर ज़रा सी मुस्कान उभरी। क्यों ना रखूँगी, तू कल 5,000 रुपया जो देगा। मैंने 2 सूट सिलवाने हैं, पहले के सब पुराने हो गए। एक का तो पूरा रंग उतर गया। अनारों ने कहा। 2 क्या, कल तू 3 सूट सिला लेना। बादशाह बन रहा है। तूने कब दिया किसी को 5,000 जो तेरे को वो वापस देगा? एक बार दिया था, तेरे को नहीं बताया। तो तू ये काम भी करता है? किसी और को तो रुपया नहीं दिया, किसी छोकरी वोकरी को? बासी बातें मत किया कर। तभी बंसीलाल ने भीतर प्रवेश किया। अनारों को देखते ही ठटका। लिफाफे में डाल रखी बोतल वाला हाथ पीछे कर लिया। आज फिर पीने का प्रोग्राम बना? अनारो, रतन चंद ने टोका। आज हम पी नहीं रहे, बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस की बात? अनारों की आंखें सुकड़ी। बता बंसी। हाँ हाँ, बंसीलाल जल्दी से क्या उठा। बिजनेस की बात। ज़रा मैं भी तो देखूं कि शराब पीकर कौन सा बिजनेस होता है। अनारो व्यंग से कह उठी। तेरे को नहीं समझ आएगी, पीकर समझ आती है। ये बात है तो मैं भी पी लेती हूँ, पता तो लगेगा कि शराब पीकर कौन सा बिजनेस। ज़्यादा बकवास मत कर, जब बच्चों के पास जाकर बैठ, प्यारेलाल के झोपड़े में, हम ज़रा बातें कर लें। पीकर होश में रहना, नहीं तो सारे कोफ्ते और मटर पनीर सिर में डाल दूंगी, अनारों ने कहा और बड़बड़ करती झोपड़े से बाहर निकलती चली गई। बैठ तू, रतनचंद बोला। मैं गिलास और पानी लाता हूँ, कहकर वो उठा और किचन वाले हिस्से में चला गया। मिनट भर में वापस आया तो बगल में पानी की बड़ी बोतल दबा रखी थी। हाथ में डाल्डे का खाली डिब्बा थाम रखा था जिसमें कि नमकीन और मठियाँ पड़ी होती थी। ये क्या? डिब्बा देखकर बंसीलाल बोला। साथ में खाने को भी कुछ चाहिए, तू तो ला ही नहीं होगा। पैसे नहीं थे, बोतल के लिए पैसे का कठिनता से जुगाड़ किया। बंसीलाल क्या उठा। कल पैसे मिले तो वो सारे तो उसी पैंट में रह गए जो वॉल्ट में छोड़ आए थे, निकालने भूल गए। उसके बाद अंग्रेजी का दौर शुरू हुआ। गिलास तैयार हुआ, डाल्डे का डिब्बा खोल दिया गया, उसमें हाथ डालकर नमकीन और मट्ठियाँ निकाली जाने लगी। विस्की पेट में जाने लगी। कुछ ही देर में झोपड़े का माहौल रंगीन हो गया।
उनकी बातों में मस्ती आ गई। बंसी, आज तेरे लिए अनारों ने बड़े प्यार से मटर पनीर और कोफ्ते बनाए होंगे। झूठ मत बोल, तेरे लिए बनाए होंगे। वो मेरे लिए क्यों बनाएगी? जो माल बचेगा वो मेरे को खाने को मिल जाएगा। बंसी की आवाज़ में नशा झटकने लगा था। छोड़ इन बातों को, 8 करोड़ के हीरो की बात कर। रतनचंद हाथ फैलाकर बोला, मैं भी तेरे से वही बात करने वाला था। क्या? वक्त का कोई भरोसा नहीं, उन हीरों को आधे आधे में बांट लेना चाहिए। बंसीलाल नशे की तरंग में कह रहा था। 4 करोड़ तेरे, 4 करोड़ मेरे, निकाल हीरे। तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं रहा? ये बात नहीं, तेरे पे बहुत विश्वास है, लेकिन माल का बंटवारा तो हो जाना चाहिए। ठीक है, मानी बात तेरी। कहकर उसने चारपाई के नीचे से औजारों वाला थैला निकाला और उसके भीतर हाथ डालकर हीरों की थैली टटोलने लगा। अभी हीरे निकालता हूँ। दूसरे ही पल उसने थैली बाहर निकाली। तू क्या देखता है, अंग्रेजी का गिलास तैयार कर। बंसीलाल जल्दी से विस्की गिलासों में डालने लगा। रतनचंद ने डाल्टे के डिब्बे में हाथ डाला और मट्ठी निकालकर मुंह में डाल ली। फिर थैली का मुंह खोलकर हीरे आराम से फर्श पर डाले कि बिखरे नहीं। हीरो में से वहाँ जलती रोशनी से तीखी चमकती किरणें निकल रही थीं। दोनों की आंखें भी वैसे ही चमक भरी हुई हो गई थीं। रत्ने, हीरे देखकर ही मज़ा आ रहा है। करोड़ों का माल है। रतनचंद के होठों से निकला। बहुत ज़्यादा मिल गया, इतने की हमें ज़रूरत नहीं थी। जितने की ज़रूरत होगी उतने हीरे बेच देंगे, बाकी रख लेंगे। मैंने अनारों से कहा है कि कल उसे 5,000 दूंगा। रतनचंद बोला। दे देना। कहाँ से दूँ, मेरे पास तो है नहीं। ना दिया तो अनारों झगड़ा करेगी। फिक्र क्यों करता है, कल एक हीरा बेच देना। ये भी ठीक है, कल हम दोनों अपना एक एक हीरा बेचने चलेंगे। ठीक, तो इन्हें अब आधे आधे कर लेते हैं। रतनचंद ने एक हीरा उसकी तरफ सरकाया और एक मेरा। दूसरा हीरा अपनी तरफ सरका लिया। रत्ने, हेरा फेरी मत करना। बंसीलाल गिलास उठाकर घूंट भरता क्या उठा। मैं तेरे को क्या कमीना लगता हूँ? कमीना नहीं, तू तो मेरा यार है। कैसी बातें करता है? चल बंटवारा कर, एक तेरा एक मेरा। अगला दृश्य। हीरे आधे आधे बांट लिए दोनों ने, जेबों में डालकर संभाल भी लिए। गिलास खाली हो गए थे। फिर से विस्की डाली जाने लगी। आज फिर उनके चेहरों और हाव भाव में नशा रंग लाने लगा था। तभी अनारो भीतर आई। आ गई मेरी जान। रतनचंद नशे की मस्ती में कह उठा। शर्म कर, बंसी बैठा है। अनारो उखड़ कर बोली। बहुत हो गया, पीनी बंद कर। भाभी। बंसी बोतल उठाकर उसे दिखाता हुआ बोला, अभी तो बोतल भरी पड़ी है। साले शराबी कहीं के, गाली देती है। रतनचंद ने आंखें निकाली। ठीक तो कहती है भाभी। बंसीलाल बोतल रखता नशे में हंसा। शराबी को शराबी ही तो कह रही है। ठीक कह रही है। हाँ, फिर ठीक है। रतनचंद ने गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली किया। बंसी, बता दूँ अनारों को? क्या? वही वही बात, हीरो वाली। हाँ, बता दूँ? बता दे, आज नहीं तो कल इसे पता तो चलनी है। रतनचंद ने नशे से भरी तगड़ी मुस्कान के साथ अनारों को देखा। तू भी क्या याद करेगी, बैठ। क्यों? अनारों कुछ उलझन में दिखी। बैठ तो। अनारो भी नीचे उनके पास बैठ गई। क्या है? तेरे को पता है तू अमीर हो गई है? अमीर? हाँ, पूरे 4 करोड़ के हीरे मेरे पास हैं और 4 करोड़ के बंसी के पास। अनारो अभी भी ठीक से नहीं समझी थी। अब मुझे बिजली का काम करने की ज़रूरत नहीं। बाज़ार में दुकान लूँगा, 2 छोरे रखूँगा, वो काम करेंगे। दोपहर को लंच पर घर आया करूँगा तो इज्जत से मुझे खाना डाल के देगी। घर भी तो नया लेगा? बंसीलाल क्या उठा। हाँ, नया लूँगा। दीनू की झोपड़ी खरीदूंगा जो सड़क पर है और काफ़ी बड़ी है। पागल है? 4 करोड़ हैं, 4 करोड़ के हीरे हैं तेरे पास। बोल, 1 करोड़ का बंगला लूँगा। बंगला आ जाएगा 1 करोड़ का? आ जाएगा, 10-20 ऊपर नीचे ही तो होंगे। वो कोई बात नहीं। रतनचंद हवा में हाथ लहराकर बोला। अनारो घूर रही थी रतनचंद को। रतनचंद ने गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। नशा चढ़ रहा था सिनों पर। रतने, हाँ, ज़रा भाभी को तो देख, होश उड़ गए। हैरान सी तेरे को देख रही है। रतनचंद ने अनारों को देखा, फिर क्या उठा। हैरान नहीं, गुस्से से देख रही है। पूछ ले। क्यों भाभी तुम? बंसीलाल ने पूछना चाहा। चुप करो, नशे में जाने क्या क्या कह रहे। नशे में? रतनचंद उखड़ा। देखा बंसी, क्या हम नशे में हैं? शराब की बोतल पास रखी हो तो ये देख, ये देख। रतनचंद ने कहा और जेब में हाथ डालकर मुट्ठी में हीरे बाहर निकाले, उसे दिखाए। अनारों की आंखें फैल गई। ये हीरे हैं? पूरे 4 करोड़ के। 4 के मेरे पास भी हैं। बंसीलाल जल्दी से क्या उठा। ये कहाँ से मिले? कल रात को पी पाकर कहीं घुस गए थे, वहाँ पड़े मिले तो उठा लाए। किसी को पता तो नहीं चला? अनारों के चेहरे पर घबराहट उभरी। नहीं, किसी को पता नहीं चला। ये सच में हीरे हैं? हाँ, पूरे 8 करोड़ के हीरे मिले हैं, 4 बंसी के, 4 मेरे। तभी झोपड़ी के बाहर आहट हुई। देख कौन है? रतनचंद के ऑटो से निकला। प्यारे लाल है। प्यारे लाल? मैंने बुलवाया, बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे तो मैंने इसे इधर बुला लिया कि खाना खा ले। खाना? तू क्या उसे मटर पनीर कोफ्ते खिलाएगी? तभी प्यारेलाल भीतर प्रवेश करते क्या उठा। क्यों, मैं नहीं खा सकता मटर पनीर और कोफ्ते? सुन लिया तूने? कान बंद नहीं है मेरे, विस्की चल रही है। भाभी, एक गिलास तो देना। तू भी पिएगा? रतनचंद ने मुंह बनाया। थोड़ी सी। अनारो किचन वाले कमरे में चली गई। प्यारेलाल नीचे बैठ गया।
गिलास आया तो प्यारे लाल का गिलास भी तैयार हो गया। विस्की उसके भी पेट में पहुंची। रत्ने, प्यारे लाल बोला, आजकल ज़्यादा माल आ गया तेरे पास। क्यों? कल भी तूने पी और आज भी अंग्रेजी पी रहा है। बंसी लाया बोतल, मैं तो मटर पनीर कोफ्ते से खिला रहा हूँ। कोई भी लाए बोतल, मुझे तो पीने को मिल गई। कुछ पल और बीते। प्यारे लाल को बंसी के नीचे कुछ चमकता सा दिखा। बातों बातों में उसने हाथ बढ़ाया और चमकने वाली वो चीज़ उठाकर मुट्ठी में बंद कर ली। दूसरे हाथ में थमे गिलास से घूंट भरता रहा। फिर गिलास खाली किया। मेरा गिलास और तैयार कर दे, प्यारे लाल उठता हुआ बोला। मैं अभी आया अंधेरे से होकर, सूसू करने जा रहा हूँ। हाँ, प्यारे लाल बाहर निकल गया झोपड़े से। अगला दृश्य। परेशान हो उठा था प्यारे लाल। जाने उसे लग रहा था कि जो चमकीला पत्थर उसे रतन चंद के झोपड़े से मिला है वो साधारण पत्थर नहीं, हीरा है। तभी उसमें से अंधेरे में खास चमक निकल रही है। परंतु ऐसा हीरा रतन चंद और बंसीलाल के पास कहाँ से आया? एक पैक पिया था, हल्का सा नशा सवार हुआ पड़ा था। तभी उसे करीम भाई का ध्यान आया, जो साथ वाली गली में रहता था और हीरे जवाहरातों का कारीगर था। उसे अच्छी तरह जानता था। प्यारे लाल जल्दी वहाँ पहुँचा। करीम भाई अभी घर पहुँचा ही था काम से। प्यारे लाल ने उसे बाहर बुलाया और हीरा उसकी हथेली में रखकर बोला, ये देख क्या है। पारखी करीम मियाँ ने वो हीरा देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये तो हीरा है, कीमती है, तेरे को कहाँ से मिला? कितने का होगा ये? लाखों का है। लाखों? प्यारे लाल ने फौरन उसके हाथ से वह हीरा लिया। चलता हूँ, सुन तो, बेचना है इसे, मैं अच्छे भाव में। बेचना होगा तो बता दूंगा। प्यारे लाल पलटा और दूर होता चला गया। परंतु प्यारे लाल का दिमाग घूम चुका था। ये जरा सा हीरा लाखों का है। रतन चंद या बंसी लाल के पास कहाँ से आया? क्या कहीं से उनके हाथ माल लगा है? उनके पास और भी हीरे होंगे, बाहर निकाल कर वापस रखे होंगे, तो ये एक हीरा बाहर रह गया। प्यारे लाल फिर उनके पास जा पहुंचा टिटोलने के लिए। तू कहाँ चला गया था? प्यारे लाल को देखते ही रतन चंद ने पूछा। कोई मिल गया था। प्यारे लाल बैठता क्या उठा। मेरा गिलास ये रहा, खत्म कर। आज ज़्यादा नहीं पीनी, रोटी वगैरह खा लेते हैं। तू कल मेरे साथ चलना, प्यारे लाल घूंट भरता बोला। क्यों, कहाँ चलना है? रतन चंद ने उसे देखा। तेरे को काम दिलाऊंगा, कहीं पर बिजली का काम होना है, बात करा दूंगा। अभी काम नहीं करना मैंने, रतन चंद हाथ हिलाकर बोला। क्यों? क्यों क्यों? कहीं पर काम चल रहा है मेरा। प्यारे लाल ने बंसीलाल को देखा। तेरा भी कहीं काम चल रहा है क्या? हाँ, पूरी कोठी का कनेक्शन देना है, नई कोठी बन रही है। प्यारेलाल समझ गया कि गड़बड़ है। दोनों को ही काम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पर मोटा हाथ मारा है। लाखों के हीरे कहीं से हाथ लग गए। पता लगाना होगा कि कहाँ हाथ मारा है और कितना माल है इनके पास। कुछ उसे भी मिल जाए तो क्या बुरा है। उसे तो एक हीरा मिला है, जो कि करीम भाई ने बताया कि लाखों की कीमत का है। इनके पास ऐसे जाने कितने हीरे होंगे। तभी रतन चंद कह उठा। प्यारे लाल, मैं सोच रहा हूँ कि ये झोपड़ी बेच दूँ। बेच दूँ? हाँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन्हें रहने को अच्छी जगह मिलेगी तो इनका भविष्य भी बढ़िया रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छी जगह लेने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? पैसों की फिक्र नहीं वो। तभी बंसीलाल ने हड़बड़ा कर टोका। पैसे की फिक्र क्यों नहीं? तेरे पास पैसे है कहाँ? आज मटर पनीर कोफ्ते बना लिए, कल तो दाल ही मिलेगी। रतन चंद ने आंखें मिचकार कर बंसीलाल को देखा। बंसीलाल ने आंखें निकालकर नशे से भरा चेहरा इंकार में दाएं बाएं हिलाया कि मुंह बंद रख। रतन चंद कुछ संभला। तभी एक तरफ बैठी अनारो कह उठी। हजम नहीं होती तो मत पिया करो। दो घूंट अंदर गई नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। साली ये अंग्रेजी भी कमाल की है। रतन चंद ने सिरे लाए, जल्दी चढ़ जाती है। प्यारेलाल समझ गया कि गड़बड़ है। रतन चंद नशे में बताने जा रहा था कि उसके पास बहुत पैसे आ गए, परंतु बंसीलाल ने फौरन उसे सतर्क कर दिया। रतन चंद ने कहा तो था कि पैसे की फिक्र नहीं, सालों के हाथ कहीं से तगड़े हीरे लग गए। प्यारेलाल को अब ये चिंता सताने लगी कि कैसे इनसे कुछ हीरे उसे मिल जाए तो उसकी भी ज़िंदगी बन जाए। उसने अपना गिलास खाली किया और बोतल उठाकर पुनः गिलास तैयार करने लगा। रत्ने, प्यारेलाल बोला। मेरा दोस्त है एक, तेरे को झोपड़ी बेचनी हो तो बताना, वो खरीद लेगा। शराब पीकर ऐसी बातें मत किया करो। अनारो क्या उठी। इस वक्त ये दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल भी बेच देगा। रोटी खाओ और सो जाओ, सुबह बात करना। जवाब में रतन चंद दांत फाड़कर हंस पड़ा। मुंह बंद रख, बात आती है, अनारो ने मुंह बनाकर कहा। जबकि मनी मन अनारो परेशान थी रतन चौ बंसी की बातें सुनकर। क्या सच में इनके पास करोड़ों के हीरे हैं? गरीबी के दिन खत्म हो गए। प्यारेलाल की नज़र झोपड़े के फर्श पर घूम रही थी कि शायद एक और हीरा मिल जाए। उसके दिमाग में कीड़ा घुस चुका था कि इनके पास बहुत से हीरे और कुछ उसे ले लेने, लेकिन कैसे ले? अगला दृश्य। जगमोहन ने कल का पूरा दिन लगाया था देवरा चांद की तलाश में। आज का भी दिन आधा बीत गया था। गुलशन, प्रीतम और केवड़ा अपने तौर पर देवरा चांद को तलाश कर रहे थे। उसकी कोई खबर पाने की चेष्टा कर रहे थे। जगमोहन बंगले पर भी आया था, परंतु वहाँ की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता था कि देवराज चांद रात को बंगले पर रहा हो। उसके बाद जगमोहन इधर उधर भटकता देवराज चौहान की खबर पाने की चेष्टा करने लगा। देवराज चौहान ने कहा था कि वो पहुंच रहा है। ऐसे में उसे नहीं आना था तो खबर कर देता, परंतु आज तीसरा दिन था,
ना तो देवराज चौहान का कोई फ़ोन आया ना वो आया। जगमोहन जानता था कि देवराज चौहान लापरवाह नहीं है, कोई काम पड़ गया होता तो अवश्य फ़ोन करता। स्पष्ट था कि वो किसी मुसीबत में पड़ गया है। डकैती की पूरी योजना तैयार थी। ऐसे में देवराज चौहान की कोई खबर न मिलना हैरानी वाली बात थी। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे कि केवड़ा मिल गया जगमोहन को। देवराज चौहान को कुछ पता चला? केवड़ा ने पूछा। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक देवराज चौहान कहाँ चला गया, जबकि डकैती की सारी तैयारी पूरी। कोई काम पड़ गया होगा, जगमोहन ने व्याकुल भाव से कहा। खबर तो करता। अब जगमोहन क्या कहता? परसों शाम को सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। उस कार में एक ही व्यक्ति था, केवड़ा ने कहा। वहाँ पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस वाले से मेरी बात हुई है। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका हुलिया तो वो नहीं बता सका, परंतु कार के बारे में उसने बताया तो मुझे लगा कि वो वही कार है जिस पर 2-3 बार देवराज चौहान हमारे पास आया था। जगमोहन की निगाहें केवड़ा पर जा टिकी। तेरे को ऐसा लगता है? जगमोहन ने होंठ बींचकर कहा। मुझे लगा कि वो कार देवराज चौहान वाली हो सकती है। ये रास्ता भी वही है जिसे पार करके देवराज चौहान ने हमारे पास आना था। देवराज चौहान कहीं नहीं मिल रहा, उसकी खबर नहीं मिल रही तो सोचा सोचा जा सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो ट्रैफिक पुलिस वाला मेरी पहचान का है। यूं ही बातें चली तो परसों सड़क पर हुए एक्सीडेंट का जिक्र बातों में आ गया तो ये सब मुझे पता चला। एक्सीडेंट हुई कार कहाँ है? उसे देख लेने में कोई हर्ज नहीं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं कार को देखने ही जा रहा था, वो थाने में ही है, पैदल का रास्ता है, आधी ही। जगमोहन और केवड़ा आगे बढ़ गए। 10 मिनट में ही वो थाने के बाहर थे। मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरा भीतर जाना ठीक नहीं, जगमोहन बोला। किसी ने मुझे पहचान लिया तो बचना कठिन हो जाएगा। तुम भीतर जाओ और देखो वो कार देवराज चौहान वाली है या नहीं। केवड़ा ने सिर हिलाया और थाने के गेट की तरफ बढ़ गया। सिर्फ 2 मिनट के बाद ही केवड़ा वापस आया। उसके चेहरे के भावों को देखकर ही जगमोहन को इस बात का एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो देवराज चौहान वाली कार ही है। पास पहुंचकर केवड़ा तेज स्वर में बोला। उसका नंबर, रंग, सब कुछ मुझे अच्छी तरह याद है। कार आगे और पीछे दोनों तरफ से ठुकी हुई है। जगमोहन के होंठ बिछ गए। पता करो कि जो कार में था उसे कहाँ ले गए? जगमोहन ने होंठ बींच कर कहा। केवड़ा गया और 5-7 मिनट में वापस आया। पुलिस वालों के पास सिर्फ यही खबर है कि जो इस कार में था वो एक्सीडेंट में बेहोश हो गया था। तभी पास से निकलती एम्बुलेंस में उसे डालकर किसी अस्पताल में ले जाया गया। कौन से अस्पताल में, ये पुलिस वालों को भी नहीं मालूम। नहीं, किसी ने एम्बुलेंस का नंबर भी नहीं नोट किया। पुलिस वालों ने अपने तौर पर 2-4 अस्पताल छाने उस घायल की तलाश में, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो घायल नहीं मिला। देवराज चौहान जगमोहन आंखें सिकोड़े केवड़ा को देखे जा रहा था। तो वो एम्बुलेंस देवराज चौहान को कहाँ ले गई? जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। केवड़ा भला क्या जवाब देता? मेरे ख्याल में पुलिस वालों ने ठीक से तलाश नहीं किया होगा अस्पताल में। ये भी हो सकता है कि वो एम्बुलेंस किसी नर्सिंग होम की हो और देवराज चौहान वहाँ। 3 दिन हो गए इस बात को। देवराज चौहान को कब का होश आ गया होगा? वो हमें फ़ोन पर खबर तो कर सकता था कि वो कहाँ है। उसे मालूम है कि हम उसके इंतज़ार में बैठे हैं और उसकी खबर ना पाकर उसे तलाश करते इधर उधर भटक रहे होंगे। जगमोहन सोच भरे गंभीर स्वर में कह उठा। देवराज चौहान लापरवाह नहीं है कि खबर ना दे, अवश्य कोई बात है। हो सकता है उसे अभी तक होश ना आया हो, वो बेहोशी हो। कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें शहर भर के अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को चेक करना पड़ेगा कि देवराज चौहान कहाँ है। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर देवराज चौहान घायल है तो वो कहीं भी हमें मिल जाएगा। शहर भर के अस्पतालों को तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग होम्स तो कदम कदम पर है। हर किसी को देखना, चेक करना शायद संभव नहीं। केवड़ा ने इनकार में सिर हिलाया। जगमोहन ने सोच भरी नज़रों से केवड़ा को देखा। एक्सीडेंट इसी इलाके में हुआ है तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर के घेरे में जो भी अस्पताल और नर्सिंग होम्स आते हैं, पहले हम उन्हें चेक करेंगे। मेरा ख्याल है कि देवराज चौहान में मिल जाएगा। ये भी आसान काम नहीं है, ना जाने कितने नर्सिंग होम्स हैं। मैं गुलशन और प्रीतम को भी फ़ोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। इस काम के लिए हमारे पास 20-30 बंदे होने चाहिए। खामोशी से करना इस काम को, जगमोहन सख्त स्वर में बोला। ये देवराज चौहान का मामला है, ज़रा भी खबर बाहर गई तो तुम समझ सकते हो क्या होगा। हम चारों ही देवराज चौहान को तलाश करेंगे। केवड़ा फ़ोन निकालकर गुलशन और प्रीतम का नंबर मिलाने लगा था। जगमोहन परेशानी से इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा, जाने कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज तीसरा दिन था देवराज चौहान के एक्सीडेंट को। उसे अवश्य होश आ गया होगा। ऐसे में देवराज चौहान को फ़ोन पर अपने बारे में खबर अवश्य देनी चाहिए थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शायद देवराज चौहान अभी तक बेहोश हो, चोट ज़्यादा लगी हो उसे। जगमोहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। ये बात तो जगमोहन सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुसीबत का ऐसा तूफान देवराज चौहान के सिर पर आ ठहरा है कि अब वे कहीं भी चैन न ले सकेंगे। केवड़ा फ़ोन बंद करके जेब में डालता क्या उठा। दोनों आधे घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम देवराज चौहान की तलाश में इस इलाके के सारे अस्पताल और नर्सिंग होम्स चेक करेंगे। देवराज चौहान हमें अवश्य कहीं मिल जाएगा। मुझे हर हाल में वो डकैती करनी है जिसकी हम तैयारी कर चुके हैं। एक एक के हिस्से करोड़ों आएंगे। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। जगमोहन ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। आधे घंटे में गुलशन और प्रीतम उनके पास आ पहुँचे
और देवराज चौहान की तलाश में उन्होंने इस इलाके के अस्पताल और नर्सिंग होम छानने शुरू कर दिए। तो चलिए दोस्तों, जिन्न के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके आगे की कहानी के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।